नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल रहे भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी अभिषेक बनर्जी का कोलकाता हाई कोर्ट में केस लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि ममता बनर्जी मुझमें या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुन ले। उससे पहले 58 विधायकों का अलग गुट होने, 20 सांसदों के एक लिस्ट को स्पीकर को सौंप देने की बात और राज्यसभा एमपीओं के लगातार इस्तीफे की खबरें आप सुन ही चुके हैं। तो क्या टीएमसी के जितने सांसद विधायक अलग हो रहे हैं उनकी वजह अभिषेक बनर्जी हैं? क्या टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का शिकंजा इस कदर था कि उसमें कल्याण बनर्जी, प्रसून बनर्जी जैसे ममता बनर्जी के करीबी सांसद और तो और संतोष मोहन देओ जो एक समय के कांग्रेसी दिग्गज हुआ करते थे, राजीव गांधी की टीम के मेंबर थे, उनकी बेटी सुष्मिता देव ने भी, जो कि ममता की बेहद करीबी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और लगातार इस्तीफों की झड़ी सी लगी हुई है। अब ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या है और ऐसा क्या है कि अभी कुछ महीने पहले तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी बेहद मजबूत दिख रही थी और अगर चुनाव में मिले वोटों को भी देखेंगे तो उन्हें ऐसा कोई कम वोट भी नहीं मिला है। 40% के आसपास उनको वोट मिला है और उसके बाद पार्टी सीटें कम जीत पाई है। लेकिन ऐसी क्या पार्टी में भगदड़ मची जो कि हाल फिलहाल के राजनीतिक इतिहास में नहीं देखी गई थी। इसका कारण अभिषेक बनर्जी थे। सुनिए कि वरिष्ठ पत्रकार रतन मनी लाल से बोले भारत ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, इस घटना को, टीएमसी के टूटने की पूरी परिघटना और इस तरह से पूरे विपक्ष का एक, जो बंगाल का पूरा विपक्ष है और टीएमसी का जो पूरा संगठन खत्म होने के कगार पर है, उस पर क्या कहा? तृणमूल कांग्रेस के साथ जिस तरह का कोलैप्स देखने को मिला है, उससे एक चीज़ लगती है कि या तो ममता बनर्जी और उनके जो करीब के लोग थे, जो कोर ग्रुप था, उन्होंने पार्टी को बिल्कुल अपने तरीके से और अपने कंट्रोल में रखने के उद्देश्य से चलाया, जिसमें पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, वातावरण पैदा नहीं हो पाया और सभी लोग अपने आप को कुछ अलग थलग सा महसूस करते थे और शायद मौके की तलाश में थे, जो मौका इनको मिला। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आरोप लगते रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में रहने की वजह से जिस तरह से एक भ्रष्टाचार का पूरा एक नेटवर्क बन गया था और इतनी मजबूती से वो फंक्शन कर रहा था कि हो सकता है कुछ लोगों को या तो उसमें शामिल होने का मौका ना मिला हो या कुछ लोग उससे व्यथित रहे हों, परेशान रहे हों कि इसकी वजह से बदनामी हो रही है और राजनीतिक तौर पे ऐसे लोगों का करियर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ता है। तो इन कारणों से अब शायद पार्टी की हार के बाद काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, तो उन लोगों का भविष्य भी पार्टी के अंदर क्या हो सकता है। उसका नतीजा ये है कि अलग गुट बन रहे हैं और अब तो पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं कि कहीं उसका किसी और पार्टी से मर्जर ना हो जाए। क्या ये भी क्या खाली ऑडियो ले क्या ये भी लग रहा है सर आपको कि जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं वो करप्शन में इस कदर इन्वॉल्व थे कि अब ऑपोजिशन में रह के उनका जीना और राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा? ये बिल्कुल संभव है, जैसा मैंने कहा कि करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी होंगी कि जो भी लोग उसमें थे और फ़ायदा उठा रहे थे, उनको लग रहा होगा कि एक ना एक दिन अगर कुछ धर-पकड़ होती है, जाँचें होती हैं, तो उन तक भी ये शिकंजा आ सकता है और उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग अपने आप को इस भ्रष्टाचार से दूर रहने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको तो ये मौका मिलना ही था कि पार्टी धीरे-धीरे करके समाप्त हो रही है, तो अब उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार, निरंकुश तरीके से पार्टी को चलाना और पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी ना होना, लोगों को अपने साथ मिला के रखने की कोई कोशिश ना होना, यही सब चीज़ें पार्टी के कमज़ोर पड़ने के सबसे बड़े कारण मुझे लगते हैं। जैसा कि इशारा है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल की राजनीति की एक संस्कृति है जब टीएमसी बनी थी। अब टीएमसी कोई ऐसी विचारधारात्मक पार्टी तो नहीं थी जैसे कि वामपंथियों का कार्डर होता है या वो कोई राष्ट्रीय आंदोलन से निकली पार्टी थी, या भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक वैचारिक आधार तो है ही। टीएमसी क्या ऐसी पार्टी नहीं थी, ये बात सही है, लेकिन टीएमसी ने वहाँ के लगातार चले आ रहे वामपंथी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक समय वो कांग्रेस में थी, तब भी आवाज़ उठाती थी और फिर धीरे-धीरे वो कई बार, ममता बनर्जी ने राजनीतिक मुश्किलें अपने जीवन में बहुत झेली हैं और बहुत बार, एक समय ऐसा आया था जब पार्टी के पास केवल एक सांसद था, नई पार्टी बना के लड़ने पे केवल 28 विधायक आए,
लेकिन ममता बनर्जी एकदम बिल्कुल उस फीनिक्स पक्षी की कहानी की तरह फिर से बंगाल की सियासत में रिवाइव करती हैं और फिर खड़ी होती हैं और फिर लगातार 15 साल सरकार चलाती हैं। लेकिन सरकार से जाने के बाद 40% वोट लाने के बाद ऐसा क्या होता है कि एकाएक उनके बेहद करीबी लगने वाले सारे लोग चले जाते हैं। अब बंगाल की संस्कृति में भी इसकी जड़ें हैं। कहते हैं कि वहाँ पर चाहे वामपंथ का शासन रहा हो या तृणमूल का शासन रहा हो, पिछले लगभग 40-45 सालों से कट मनी, कैडर को लाभान्वित करने की जितनी स्कीमें थीं और उस पर कैडर पर लगाम कसने के लिए जिस किस्म का संगठन चाहिए होता था, वो बंगाल के राजनीतिक दलों ने निर्माण किया। अब सत्ता में लंबे समय तक वामपंथी और उसके बाद 15 साल से ममता ही रहीं, तो जाहिर है ममता बनर्जी की पार्टी का ही उस पर पूरा नियंत्रण था। और अब वामपंथियों की भी बात करें तो आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टियों की तो अपनी एक बड़ी कड़ी विचारधारा होती है और पूरे लोग उसके आइडियोलॉग होते हैं, वो आसानी से पार्टी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बंगाल का एग्जाम्पल देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग ममता के साथ आ गए, जैसे ऋतुपत बनर्जी जिन्होंने अलग गुट बनाया है, वो कभी सीपीएम में हुआ करते थे और कुछ उनको लेके विवाद हुए थे कि उनके बड़े महंगे सामान रखते हैं, घड़ी और पेन वेन उनके बहुत महंगे थे। सीपीएम ने उनको बाहर निकाल दिया और फिर वो ममता की पार्टी में आ गए और अभी फिर वो ममता से भी अलग हो गए हैं। ज़्यादातर निकलने वाले अभिषेक बनर्जी पे निशाना साध रहे थे। तो बंगाल में जो काडर, कटमनी और जिस तरह के संगठित तरह से कैडर को लाभान्वित करने का जो चलन था वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में, वो शायद वामपंथियों के समय भी था, ममता बनर्जी के समय भी वो रहा ही होगा। इस चुनाव में भी बहुत सारे लोग इसको कहते थे, तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक भी इसका इशारा करते हैं। लेकिन क्या इस कैडर पर एक नियंत्रण तो होता था ना पार्टी के मुखिया का, पार्टी के संगठन का। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टियों का उदाहरण ले लें तो उनके पोलित ब्यूरो का, उनके पार्टी संगठन का, और उसे वो इस हद तक नियंत्रित रखते थे, संतुलित रखते थे कि जो पार्टी का काडर है वो अगर एक किस्म का सत्ता का लाभ लेता है लेकिन उससे इतनी जनता की परेशानी ना हो, या और उसके वितरण का भी लाभ रखता है कि पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ मिले। क्या ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पे काबिज थी, लेकिन उनका पार्टी पर कंट्रोल टूट गया था और ये कंट्रोल टूटा अभिषेक बनर्जी के आने के बाद। कहते हैं कि पिछले कई सालों से 2014 में वो बड़े पद पर आए थे, जब वो यूथ तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के वो बनाए गए थे। उसके बाद से कहते हैं कि पार्टी को अभिषेक बनर्जी बहुत तानाशाहीपूर्ण तरीके से चला रहे थे और उसमें वो ना कल्याण बनर्जी की सुनते थे। कल्याण बनर्जी जो कि ममता के बहुत वफादार माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अभिषेक बदतमीज हैं और मैं उनका कर्मचारी नहीं हूं और पिछले 45 सालों से कानूनी पेशे में हूं, मैं उनका केस नहीं लड़ूंगा। और ये शिकायत लगभग बहुत सारे लोगों की है। ऋतुपत बनर्जी की भी यही शिकायत थी कि अभिषेक बनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं है, अभिषेक बनर्जी वहां गए। यानी कि ममता ने धीरे धीरे, शायद उनकी उम्र बढ़ रही थी, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर जैसी छवि थी, लेकिन शायद वो पार्टी से कंट्रोल खो चुकी थी। सयाली घोष, जिनके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी संयुक्त रूप से संपत्ति भी है, ये सब लोग जांचों के दायरे में हैं। शायद वो कटमनी का भ्रष्टाचार और उस पे पार्टी पे ममता का नियंत्रण न होना, अभिषेक से गुस्सा, इन सब बातों से मिलकर तृणमूल टूटती ही जा रही है और उसको रोकने के ममता के पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने सारे पार्टी के समितियां, उप समितियां, सारे प्रदेश कमेटी वगैरह सब भंग कर दी है, लेकिन टूट का सिलसिला लगातार जारी है। कोई छोटे लेवल पर कार्यकर्ताओं का इधर से उधर हो जाना बहुत आम होता है, सुर्खियां नहीं बनता है, लेकिन उनके विधायक, सांसद जिस तरह से टूट रहे हैं, इस टूट के बीच में वो 2 बार सोनिया गांधी से मिल चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि एक समय वो इंडिया गठबंधन में, कहते हैं कि नीतीश कुमार को जब पीएम पद के लिए पेश किया जाना था तब उन्होंने इस तरह का विरोध जताया था और एक दबाव बनाया था कांग्रेस नेतृत्व पर कि नहीं, ऐसा फिलहाल कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व घोषणा कर भी नहीं पाई और नीतीश कुमार लौट गए। ममता बनर्जी डीएमके, अखिलेश यादव के साथ एक मोर्चा जैसा बना के उस पर दबाव रखती थी, लेकिन पिछले करीब 7-8 दिन से वो कांग्रेस की शरण में दिख रही हैं। अब क्या उनके पास अपनी पार्टी को बचा लेने का यही एकमात्र चारा दिखता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर लें? हो सकता है कि ये हो सकता है ये ना भी हो। अब इसमें भी आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि अब सोनिया गांधी से 2 बार ममता बनर्जी मिली, लेकिन राहुल गांधी से जो है अभिषेक बनर्जी मिले और उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर ममता बनर्जी को पार्टी में लिया जाए, शामिल किया जाए तृणमूल को, तो उनको राज्यसभा भेजा जाए और राज्यसभा में भी उनको
मल्लिकार्जुन खड़गे जिस पद पर राज्यसभा में, जो वो सदन के नेता हैं राज्यसभा में, वो पद उनको दिया जाए। अब ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन सुर्खियां इस तरह की आई, यानी कि अभिषेक बनर्जी पर क्या का पार्टी पर क्या इतना कंट्रोल था कि ममता बनर्जी जैसी मजी हुई राजनीतिज्ञ, जिसने जमीन से लेकर अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय किया है, उसे इतनी समझ नहीं है कि कांग्रेस के साथ जब पार्टी में विलय करना है तो उसे कौन सा पद चाहिए और कैसे होगा। और ये सलाह भी क्या ममता को अभिषेक बनर्जी दे रहे थे, और ममता क्या बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी पर इस कदर निर्भर हो गई थी कि कल्याण बनर्जी, प्रसून बनर्जी और सुष्मिता देव जैसे लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि तमाम सारे दबाव, करप्शन के केसेस और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी गए हैं जैसे कल्याण बनर्जी, वही सांसद हैं याद होगा जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री तक करके संसद के परिसर में दिखाई थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर वो भी फट पड़े। यानी कि अभिषेक बनर्जी एक ज्वालामुखी जो बंगाल की सियासत में बन रहा था, उसके केंद्र में अभिषेक बनर्जी थे। अब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी फैक्टर को कैसे निल करती हैं, अभिषेक बनर्जी के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, कांग्रेस भी उसको कैसे एडजस्ट करती है अगर उन दोनों के मिलने की बात होती है, विलय की बात होती है तृणमूल और कांग्रेस के, ये है। लेकिन ये जरूर है, बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, 15 साल शासन करने वाली पार्टी जो कि अभी कुछ महीने पहले सत्ता में थी, ये चौंकाने वाला जरूर है। अब नज़र इस बात पर होगी कि क्या ममता बनर्जी के पास इस बात के अलावा कोई विकल्प बचा है कि वो बची खुची पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं। शायद इसी से संभावना हो कि वो एक नई राजनीति खड़ी हो बंगाल में, विपक्ष का स्पेस को मिले। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के बंगाल में नेता हैं, वो भी ममता दीदी से नाराज हैं। वो अभिषेक को तो कहते ही हैं, ममता दीदी को भी कहते हैं कि बागियों में जिस तरह सयानी घोष, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि यूसुफ पठान को जिताने के लिए दीदी ने खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेकर अधीर रंजन चौधरी को हरवाने में कैसे मदद की थी। ऐसे जाहिर है कि बंगाल कांग्रेस में भी एक फैक्टर है जो नहीं चाहता है कि ममता बनर्जी आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर तृणमूल खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस बंगाल में अपने आप खड़ी हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी के पास एक व्यक्तित्व है, उनके पास एक छवि है, और पिछले चुनाव में आए 40% वोट भी हैं। तो अभी कांग्रेस और इनके बीच में क्या चल रहा है ये देखने वाली बात होगी, क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि बंगाल की सियासत में जो कुछ हुआ है वो भारतीय लोकतंत्र में बहुत दिनों के बाद हुआ है, और ये बताता है कि पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति कैसी है। जब हम लोकतंत्र पर बात करते हैं तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।